मेरा नाम है सचिन मिर्जापत और आप देख रहे हो आर्किटेक्चर का सबसे प्यारा और सबसे छोटा सा यूट्यूब चैनल, जो कि आज के वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं सीसीबी स्पेशल राउंड काउंसलिंग के बारे में। आर्किटेक्चर की स्पेशल राउंड की अगर हम बात करते हैं तो जोसा काउंसलिंग ऑलरेडी भी खत्म हो चुकी है, राइट। वो 21 22 के आसपास ही हो चुकी थी। उसके बाद से अब तक आपके पास कैटेगरी रिस्टोरेशन के वगैरह वगैरह प्रोग्राम चल रहा था। आज 31 जुलाई जब मैं आपको वीडियो दे रहा हूं तो आज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं 3 दिन के लिए किसके स्पेशल राउंड सीसीबी काउंसलिंग के लिए। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि एनआईटी एसपीए जीएफटीआई में जाना चाहते हो जेईई पेपर 2 के द्वारा, राइट, आपको जोसा के अंदर कोई सीट नहीं मिली या फिर सीट मिल गई थी, आप और अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, तो एक स्पेशल राउंड काउंसलिंग कराई जा रही है सीएसएबी नाम से। ये मेरे पास वेबसाइट खुली हुई है, आपको पता भी होगा। तो आज की वीडियो के अंदर ये देखते हैं सीएसएबी की कट ऑफ कहां तक जाती है। सेकंड चीज की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके क्वेश्चन के काफी ज्यादा कमेंट्स में आ रहे थे कि हमको सीएसबी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमको चॉइस फिलिंग किस हिसाब से करनी है। तो मैं चॉइस फिलिंग का क्या रखना है, चॉइस फिलिंग का ऑर्डर भी आपको बताने वाला हूँ। और चॉइस फिलिंग के ऑर्डर के बाद हमारा वैकेंसी लिस्ट जो आई है, मतलब जोसा काउंसलिंग के बाद जो सीट्स खाली हुई थी उसके अंदर कुछ सीटें खाली रह गई थी, वैकेंट सीट। तो वैकेंट सीट भी अपन डिस्कस करते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको कि वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी है या नहीं करनी है, और कैसे करनी है और क्या करना है, वो सब कुछ आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीएससीबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हो या फिर करने वाले हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है कि वैकेंट लिस्ट का क्या चक्कर है। ये वैकेंट लिस्ट यहाँ पर आई हुई है, टेंटेटिव वैकेंसी लिस्ट फॉर सीएससीबी स्टूडेंट। मतलब जोसा राउंड जब खत्म हो चुके हैं इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सीट्स छोड़ देते हैं वहां पर, राइट। जोसा काउंसलिंग में लास्ट राउंड के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सीट विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब सीट वापस ले लेते हैं कि हमको एडमिशन नहीं लेना, या तो वो ड्रॉप ले लेते हैं या फिर दूसरे कॉलेज में चले जाते हैं, राइट। वो छोड़ देते हैं, ब्रांच उनको पसंद भी नहीं आती कितनों को। तो उस हिसाब से क्या कुछ कुछ सीटें वैकेंट रह जाती है। तो वो अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको क्या है, इसमें एक वैकेंसी लिस्ट मिलेगी, वेबसाइट पे आई हुई है लिस्ट। तो यहाँ पर क्या है, वैकेंसी लिस्ट ओपन हो जाएगी, राइट, जिसके अंदर आपको बताया हुआ कि कैसे क्या कितनी सीट्स वैकेंट रह गई है। ओके, तो ये आपके पास क्या है, वैकेंसी टेंटेटिव वैकेंसी लिस्ट स्पेशल राउंड। ये पूरी वैकेंसी लिस्ट है। यहाँ पर आर्किटेक्चर के अलावा सारी सारी मिक्स्ड है। आर्किटेक्चर या जितनी भी ब्रांचेस है ना, सबकी सब ब्रांचेस की वैकेंसी लिस्ट यहाँ पर जो मिक्स कर रखी है। थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये कुछ आया हुआ है। आपको यहाँ पर चेक करनी होगी वैकेंसी लिस्ट, राइट, कि अपने जो जितनी भी ऐसे कुल मिला के 10 एनआईटीज है और 3 एसपी दिल्ली भोपाल विजयवाड़ा, तो सबकी यहाँ पर लिस्ट है, बराबर है। सबसे पहले एनआईटीज आते हैं, उसके बाद हमारे पास एसपी वगैरह आएंगे इसके अंदर। इस ऑर्डर से इसके अंदर अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं तो यहाँ पर ये एक इंस्टीट्यूट पड़ रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसमें तो हमारे पास एनआईटी जालंधर इसमें तो है नहीं आर्किटेक्चर। ये आगे जैसे जयपुर का आ गया तो एमएनआईटी जयपुर आगे, जयपुर के अंदर ये ब्रांचेस दे रखी है। तो इसमें आर्किटेक्चर थोड़ा सर्च कर लेंगे कहाँ पर आर्किटेक्चर आ रहा है, उसके से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस में कितनी वैकेंट सीट्स खाली रह रही है, राइट। जैसे थोड़ा सा अगर नीचे चलते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, मैकेनिकल आ गया, राइट। तो आर्किटेक्चर यही क्या आने वाला है, बैचलर्स ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो ये आ गया आर्किटेक्चर 5 ईयर्स कोर्स। तो इसमें ये पता चलता है कि देखो इसमें ये बताया कि आपको होम स्टेट के अंदर ओबीसी एनसी पीडब्ल्यूडी की कितनी फीमेल ओनली में एक कैटेगरी में एक सीट खाली है। जैसे ओपन पीडब्ल्यूडी एक सीट खाली है। होम स्टेट कैटेगरी के अंदर एससी कैटेगरी के लिए जनरल न्यूट्रल सभी के लिए कितनी 2 सीट खाली रह गई है। तो इसे बताता है आपको, कैटेगरी वाइज बता रहा है, राइट। आर्किटेक्चर में के अंदर होम स्टेट एसटी कैटेगरी के अंदर कितनी एक सीट खाली रह गई है। देन यहाँ पर अदर स्टेट की बात करूँ तो अदर स्टेट के लिए कट ऑफ के लिए देखो तो ओबीसी एनसीएल के लिए कितनी 3 सीट खाली रहेगी, मतलब 3 यहाँ पर सीट फिल करनी है इनको, राइट। बाकी अपन ओबीसी एनसीएल के लिए अदर स्टेट के लिए सेम। तो यहाँ पर क्या है, फीमेल ओनली कैटेगरी के लिए एक सीट खाली रह गई है। तो ये स्टेप से कुछ दे रखा है। सेम यहाँ पर क्या है, अदर स्टेट के लिए बात करते हैं तो ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी के लिए एक सीट खाली है। ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पर 3 सीट खाली है एमएनआईटी जयपुर में, राइट। बाकी अदर स्टेट ओपन पीडब्ल्यूडी एक सीट खाली है। बाकी एससी के लिए यहाँ पर 2 सीट खाली है, राइट। तो ये ऐसे दिया हुआ, ये आर्किटेक्चर का यहाँ तक। तो ये जिस कैटेगरी में सीट्स खाली है ना, जो भर गई वो नहीं है, जो खाली होगी वो आपको बताई जा रही है। ऐसा करके आप बाकी नीचे होगा ना तो काफी ज्यादा और भी काफी ज्यादा चीज आपको देखने को मिलेगी, राइट। जो इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए भोपाल है, एमएनआईटी भोपाल, राइट। तो भोपाल के अंदर कौन कौन सीट्स खाली, जैसे भोपाल के अंदर प्लानिंग भी है, तो प्लानिंग वाली सीट्स भी खाली है, प्लानिंग 4 ईयर्स। इसके अंदर भी तो अगर कोई स्टूडेंट जो प्लानिंग में एडमिशन लेना चाह रहा है तो साथ साथ हम प्लानिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि देखो प्लानिंग के अंदर भी 4 ईयर्स के अंदर कौन कौन सीट्स खाली है। तो ये बता रहा है आपको ओबीसी एनसीएल के लिए पीडब्ल्यूडी में एक सीट है। सेम ये देखो बता रहा है होम स्टेट के लिए देन अदर स्टेट के लिए। होम स्टेट के लिए देन ओपन के अंदर 4 सीट खाली है, ओबीसी एनसीएल के लिए 4 सीट खाली है। प्लानिंग के लिए काफी ज्यादा सीट्स खाली रहती है। सेम अगर अपन आर्किटेक्चर के लिए आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये रहा सेम भोपाल के अंदर आर्किटेक्चर के अंदर देखो होम स्टेट के लिए ओबीसी के लिए 2 सीट्स खाली है। देखो ओपन के लिए बात करो तो 5 सीट खाली है होम स्टेट के लिए। सेम अदर स्टेट के लिए अगर देखेंगे नीचे आगे तो अदर स्टेट के लिए देखो आप ओबीसी के लिए एक सीट खाली है। सेम ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट खाली है। बाकी बात करते हैं तो अदर स्टेट ओपन कैटेगरी के लिए 3 सीट खाली है और ओपन फैमिली ओनली के लिए 2 सीट खाली है, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरह से दिया होगा। एसटी के लिए देखे तो 2 सीट खाली है,
राइट। तो ये आर्किटेक्चर कैसा है, ऐसा करके आप नीचे आओगे तो आपको काफी ज्यादा चीजें देखने को यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है ना। बस आपको नीचे से चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एसपीए देखते हैं, एसपीए का देखो, ये बिट्स देख लो, बिट्स एक बार, बिट्स रांची आ गया है, तो बिट्स मेजरा देख लो। बिट्स मेजरा के अंदर आर्किटेक्चर का देख लेते हैं एक बार, कहाँ पर बताया है इसने। आर्किटेक्चर सिलचर आ गया, बिट्स मेजरा में नीचे चलते हैं, सिविल हो गया, सिविल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। बिट्स मेजर आर्किटेक्चर में हमारे पास 5 ईयर कोर्स, ये कहीं हमको दिखाई देगा। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो इस तरह से करके कि आपको एक एक चेक करते हैं ना। अभी अपन लास्ट में ये भी देखेंगे कि भाई कट ऑफ क्या है वीडियोस की, ठीक है, मतलब इसमें कट ऑफ क्या क्या रहने वाली है हर कॉलेजेस की, ये कितनी कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली है, वो भी अपन देखने वाला है। तो वो भी आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना, कट ऑफ। और अपन देखेंगे भाई चॉइस फिलिंग जो करनी है ना, तो चॉइस फिलिंग किस हिसाब से करनी है वो भी आपको बताएंगे। ये देखिए आर्किटेक्चर का गया 5 ईयर कोर्स, जो कि बस रांची के अंदर। तो देखो रांची के अंदर क्या पता है, ऑल इंडिया कैटेगरी लिखती है। अच्छा एक तो पता होगा आपको, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, जैसे जोसा के टाइम भी बताया था अपन ने। और कि एसपी जितने भी कॉलेज है ना, एसपी दिल्ली, एसपी भोपाल, एसपी विजयवाड़ा हो गया, या फिर बिट्स मेजर रांची हो गया, ठीक है ना। इसमें कैटेगरी वाइज ये अदर स्टेट है, होम स्टेट नहीं होता। होम स्टेट रांची में होम स्टेट होता है, बाकी एसपी जितने भी ना 3 एसपी जो है, और बाकी जम्मू कश्मीर मान लो कटरा, ठीक है। तो इनके अंदर क्या ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से एडमिशन होते हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग काम आती है, राइट। मैं एक चीज बताया था आपको, ऑल इंडिया रैंक मतलब जो आपकी ना कॉमन रैंक लिस्ट, सीआरएल रैंक, उससे एडमिशन होगा। आपकी कैटेगरी यहाँ पर कोई मैटर नहीं करती है, राइट। इन वाले कॉलेजेस की जो मैंने नाम लिया, एसपी दिल्ली, एसपी भोपाल, एसपी विजयवाड़ा, कटरा जम्मू कश्मीर जो है, और एक बिट्स बिरला जो ना बिट्स मेजरा, इसके अंदर भी ऑल इंडिया होती है, पर लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ सीटें होम स्टेट के लिए भी रखी गई है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं एक और बहुत बड़ा अपडेट बात करता हूँ आपसे। चलो एक बार मैं इसको कल कंप्लीट कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पर कुछ दिख जाएगी, ठीक है। तो बाकी जैसे आप नीचे आओगे तो और भी आपको चीज मिल जाएगी, तो इस तरह से देखना है। तो मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज एक्चुअली में है क्या, हमारे लिए इतनी ज्यादा ये मैटर नहीं कर रहा है, क्या चीज, ये जो वैकेंट लिस्ट है ना, वो हमारे लिए इतनी ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा इतना ज्यादा मैटर, वो देखते थोड़ा सा अपन। जस्ट एक नीचे आते हैं यहाँ पर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे पास है, वो काफी जितने भी जीएफटीआई है ना, वो सबके सब यहाँ पे इंक्लूडेड रहते हैं। चाहे जीएफटीआई मान लो, चाहे वो कोई सा भी कॉलेज हो, सबके सब कॉलेज यहाँ पर इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर क्या है, ये वैकेंसी लिस्ट कुछ दे रखी थी जो अपन ने देखी। अब यार वैकेंसी लिस्ट से फर्क क्यों नहीं पड़ता, देखो ध्यान दो, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो कि हमारे पास है, कि आपके सीएससीबी काउंसलिंग के अंदर कोई कैटेगरी रैंक नहीं काम आती, हमेशा देखना। सीएससीबी काउंसलिंग हमेशा कॉमन रैंक लिस्ट के अनुसार आपको एडमिशन देता है। आपकी चाहे ईडब्ल्यूएस के अंदर कुछ रैंक हो, ओबीसी में कुछ रैंक हो, एससी एसटी में कुछ रैंक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएससीबी पूरी काउंसलिंग की बात कर रहा हूं मैं। सीएससीबी के अंदर कुल मिलाकर 2 राउंड होंगे, जो समय 5 हुए थे, सीएससीबी में 2 राउंड होंगे। इन 2 राउंड के अंदर जो काउंसलिंग होगी उसमें आपकी कॉमन रैंक लिस्ट, सीआरएल रैंक देखी जाएगी, कॉमन रैंक लिस्ट। मतलब कैटेगरी तो डिसाइड होगी कि आप कैटेगरी, तो आपको फर्क तो मिलेगा, पर लेकिन जो आपकी रैंक है ना, जो एडमिशन जो काउंसलिंग के लिए यूज की जाएगी, वो कॉमन रैंक लिस्ट ही यूज की जाएगी। यहाँ पर कैटेगरी रैंक यूज नहीं होती जोसा की तरह। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देखें कि आपको क्या करना है, आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अभी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है। सेकंड चीज देखो आप, कि सेकंड पॉइंट वो है, आपके जो वैकेंसी लिस्ट है, ये वैकेंसी लिस्ट का आपकी चॉइस फिलिंग के ऊपर जो पेपर देख रहे हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, ध्यान देना। आपकी वैकेंसी लिस्ट के अनुसार हमको वैकेंसी लिस्ट जस्ट एक टेंटेटिव आपको दिखाने के लिए, अपने नॉलेज के लिए, बाकी इस वैकेंसी लिस्ट का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब जीरो, इसका मीनिंग जीरो है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। वे ऐसा क्यों, मीनिंग क्यों नहीं, तो ये दी क्यों है। इसको देने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको पता चल जाए कि किसमें कितनी सीट्स खाली रह गई, फॉर नॉलेज। बाकी इसका एडमिशन काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये कि भैया हमको इसको देखकर अपनी चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, ये गलती मत कर देना। चॉइस फिलिंग हमको खुद करनी है, बिकॉज जो सीट्स आप देख रहे हो खाली, आपको जो सीट्स नहीं दिखा रहा है ना खाली, जिसके अंदर आप देखोगे टेंटेटिव के अंदर जो खाली नहीं दिखा रहा, वो भी आपको चॉइस फिलिंग में दिखेगी। क्यों दिखेगी भैया, खाली तो है ही नहीं वो। बिकॉज ऐसा है कि ये खाली सीट जो है ना, ये जस्ट एक जोसा के बाद का डाटा है जो आपको बताया गया। बाकी ये डाटा से कोई फर्क नहीं पड़ता आप चॉइस फिलिंग में। बिकॉज जब आप काउंसलिंग करोगे ना, तो सीएससीबी स्पेशल राउंड के फर्स्ट राउंड का जब काउंसलिंग होगी, तो फर्स्ट राउंड के अंदर जब सीट अलॉटमेंट आएगा, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको जोसा में सीट मिली है, वो पार्टिसिपेट करेंगे, और वो फर्स्ट राउंड के अंदर उनको अच्छी सीट मिल जाती है, तो जोसा वाली सीट छोड़ देंगे। तो मतलब जो सीट यहाँ वैकेंट नहीं बता रहा है, वो जो सीएससीबी के फर्स्ट राउंड के बाद वैकेंट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई हो तो वीडियो को रिवर्स करके देखो फिर से, ठीक है।
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं एक बार फिर से आपको कहता हूँ, ऐसे स्टूडेंट जो कि सीएसईबी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको सबकी सब चॉइसेस फिल करनी, सबके सब कॉलेज फिल कर रहे हैं जो कि आपने जोसा में किया था, से सबके सब आपको फिल करने, फिर से फिल कर रहे हैं। आप चाहो तो सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर है। पर लेकिन सारे के सारे कॉलेज कुल मिला के 10 के 10 एनआईटीज हो, 10 के 10 एनआईटीज हो, चाहे हमारे पास 3 एसपीए हो, चाहे हमारे पास 4-5 जो है जीएफटीआई हो, ये सबके सब 17 के 17 कॉलेज आपको फिल करने होंगे यहाँ पर, और वही आपको ऑप्शन में मिलेंगे। चाहे आपको वैकेंसी लिस्ट के अंदर 5-6 कॉलेज ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको चॉइसेस सबके सब फिल करने हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और क्यों फिल करना उसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया है। और फिर से बताया तो आपको कि ऐसे स्टूडेंट अगर जो सीएसईबी के फर्स्ट राउंड के अंदर जिसको सीट मिलेगी, जो जोसा के अंदर जो सीट लेकर आए थे वो भी सीएसईबी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अच्छे कॉलेज के लिए, उनको अगर सीट मिल गई तो जोसा वाली सीट छोड़ देंगे, तो वो सीट वहां बाद में खाली हो जाएगी, अभी खाली नहीं दिखा रहा है इसीलिए। ठीक है ना, 2 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब सेकंड में आपको बताता हूँ पहले इसका शेड्यूल क्या है। ठीक है, तो अगर आपको शेड्यूल नहीं पता हो, शेड्यूल वगैरह एक बार बता दीजिए, सबको पता होगा। आज 31 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अभी मॉर्निंग में मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे आप आओगे वेबसाइट पे तो ये इसका रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड यहाँ पर, तो ये क्लिक करोगे यहाँ पर तो सिंपल आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। ये देखिए, आप चाहो तो जेई मेन एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी आपने अगर करा गया है तो आप लॉगिन कर सकते हो, बाकी ये न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप नया न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है ना, तो अप्लाई करो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ जाने की एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट की, सीएसबी के अंदर आपको फीस पहले पे करनी होती है, सीट की, सीट एक्सेप्टेंस फीस को हम कहते हैं, वो बाद में और पे करनी होगी, पर लेकिन पहले आपको लगभग 30 से 35 हज़ार, मतलब 30 to 35,000 आपको पहले पे करना होगा यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपको सीट नहीं मिलती तो वो रिफंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, वो रिफंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर लेकिन आपको पे यहाँ पर करना होगा पहले। राइट, एक और चीज, अच्छा वो इंपॉर्टेंट चीज आते हैं, अपन इसको हटा देते हैं ऊपर यहाँ से। ठीक है, अब आते हुए एक तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि अपना जो शेड्यूल है ना, शेड्यूल क्या है, शेड्यूल क्या बोलता था, एक बार शेड्यूल के ऊपर नजर डाल लेते। पहले वैसे अपन डिस्कस कर लिया था, पर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये पहले कैटेगरी रिस्टोरेशन का चल रहा था, वो ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो 31 जुलाई से, आज से जब मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको, अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो देखो 31 से स्टार्ट हो गया है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है स्पेशल राउंड के लिए। ये देखो दोनों तरह के पेमेंट है, मतलब वो पूरा ओवरऑल पेमेंट है 30-35,000 का। राइट, बाकी चॉइस फिलिंग भी आपको करनी है, और ओनली 3 दिन के लिए होगा। पहले बता दो, 3 दिन के लिए ओनली, खत्म हो जाएगा कब, एंड हो जाएगा 2 अगस्त को शाम को 5 बजे। तो याद रखना, जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करना, आज के आज ही कर दो। ठीक है, 3 अगस्त को चॉइस फिलिंग के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको 3 अगस्त को दिया जाएगा शाम को 5 बजे। उसके अलावा करके 5 अगस्त को, या कोई मॉक अलॉटमेंट नहीं होता, 5 अगस्त को राउंड नंबर 1 का रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको वीडियो बनाकर बाद में अपडेट दे दूंगा कि राउंड नंबर 1 के अंदर क्या करना है, फ्रीज फ्लाइट स्लॉट में किस तरह सेलेक्ट करना है वो अपन बाद में बता देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, वैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, वही आपको फ्रीज फ्लाइट स्लॉट या फिर क्या फ्रीज फ्लाइट प्लॉट सब क्या सेलेक्ट करना है, सरेंडर करना है या पार्टिसिपेट करना है, नेक्स्ट राउंड में जाना ही नहीं करना, वो सब आपको ऑप्शन यहाँ पर चूज करना होता है। ठीक है, और आप सीट मिल जाती है तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है। ठीक है, वो आपको फीस वगैरह और पे करनी होती, तो ये सब चीज़ यहाँ पर आपको दे रखा है। बाकी 5 से 7 का आपको टाइम दिया गया है, नेक्स्ट यहाँ पे सब कुछ होगा। और बाकी सेकंड राउंड का जो राउंड है वो रिजल्ट है वो 10 अगस्त को आ जाएगा। वैसे 10 अगस्त और 24 अगस्त को नाटक का एग्जाम भी वापस नया वाला आ गया है, 10 अगस्त देख के याद आया। ठीक है, खैर अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, आप 2 चीज क्लियर कर ली अपन ने, वैकेंट लिस्ट बता दी और एक बार शेड्यूल हमने देख लिया। नंबर 3 चीज अपन देखते हैं वो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे चलते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से वो आपको बताने। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से जो स्टूडेंट्स कह रहे थे भाई हमको पता नहीं चल रहा है, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो तो मैं बता दूं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपके नॉलेज के लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो। मतलब इन पॉइंट्स को जाने बिना पार्टिसिपेट मत करना, तो बहुत पछताना होगा हमको। ठीक है, ठीक है, तो नीचे आते हैं, एक एक करके अपन पॉइंट देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर शेड्यूल इसके अंदर ही दे रखा था, हमने फालतू वहाँ पर गए, इसमें दे ही रखा है स्टार्टिंग में। ठीक है, और नीचे आते हैं तो वही बता रखा है पोडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए हिसाब किताब सब कुछ कर रखा है, यहाँ पर आपके सामने थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह इधर हमारे ऐसा कुछ काम है नहीं इससे। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स, अच्छा सीएसबी के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है, अच्छा मैं एक चीज बताया तो आपको, एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन होते हैं सीएसबी के लिए, स्पेशल राउंड में कौन कौन भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं अगर एक वर्ड में आंसर दूं ना आपको, सिंगल वर्ड में, तो सब तरह के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हो, सब तरह के। मैं अलग अलग पॉइंट का एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, इसमें अलग अलग पॉइंट लिख रखा है कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, मतलब जिसको सीट मिली है जोसा में, जिसको जोसा में सीट नहीं मिली है, जिसने सीएसबी के अंदर जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्या वो कर सकता है क्या, या जोसा में पार्टिसिपेट कर लिया है, जिसने बीच में सीट छोड़ दी थी, क्या वो कर सकता है क्या। सब तरह के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हो, सब तरह के सीएसबी में, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, चाहे सीट मिली हो चाहे नहीं मिली हो, चाहे सीट मिल के छोड़ दी हो चाहे एडमिशन ले लिया हो, सब तरह के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर, एक वर्ड में आंसर है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं अपन।
अब आगे चलते हैं, जो कि दिखा रहा है कैटेगरी रजिस्ट्रेशन। ये वो कैटेगरी वाला भी जो 20 आई थिंक 23 24 से स्टार्ट हुआ था कैटेगरी रजिस्ट्रेशन वाला, मैंने अपडेट दिया था उस समय, सीसीबी पे चल रहा था। अगर आपको कैटेगरी अपनी जोसा में कोई कैटेगरी चेंज नहीं कर पाए थे आप, तो सीसीबी में आपको टाइम दिया गया था अभी शायद 5 दिन का पहले, 24 से लेकर 29 तक चेंज करने के लिए, ठीक है ना। तो आपने चेंज कर ली होगी जिसको करनी होगी, ठीक है। ये राउंड के कुछ प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है, और उसके बाद आपको स्पेशल राउंड के अंदर, ये पहला वाला राउंड जब आएगा तो उसके अंदर आपको सीट अलॉटमेंट के अंदर ये बिलिंग ऑप्शन वो सब आपको काम करना है, वो सब बताया सिंपल नॉर्मल भाषा में। तो इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप कर दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पेमेंट वगैरह के लिए भी वही चीज़ देखो, दिए दे रखा है आपको सीसी को पेमेंट, ये लिख भी रखा है यहाँ पर। इस पे पेमेंट जो देखो, मैं तो 35,000 कह रहा था, 45,000 कर दिया है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 45,000 आपको पे करना है, और SC ST के लिए 25,000 पे करना है, राइट। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपको रिफंडेबल होगा, ये फीस रिफंडेबल है। बाकी देखो उसके अलावा आपको प्रोसेसिंग फी और करना है 5,000, ये नॉन रिफंडेबल है, ये नॉन रिफंडेबल है। थोड़ा सा फीस बढ़ा दिया हमारे टाइम में, जब मैंने एग्जाम दिया था 2019 में 20 में 5 साल पहले, उस समय जो फीस थी वो 35,000 कुछ लग रही थी, तो अब तो लगभग बढ़ा दी है 5 साल में, 10,000 फीस बढ़ा दी है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ था। अब आते हुए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, ये अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग को क्या रखनी है, ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ अभी। इसके बाद मैं ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का भी आपको बताता हूँ, उसके बाद अपन कट ऑफ लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बता रखा है आपकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आपको किस हिसाब से करनी है, कैसे क्या किन किन पॉइंट्स का हमको ध्यान रखना है, तो वो सब चीज़ आपको यहाँ पर बता रखा है, ठीक है ना। ये लिख रखा है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल एबल टू फिल द चॉइसेस, ये देखो आप सब तरह की चॉइस फिल कर पाओगे, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेमेंट ऑल कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू फ्रेश द चॉइसेस। ये देखो इसमें क्या लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दो, यहाँ पर ये लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ना मत, इसको मत छोड़ना भैया, इसको मत छोड़ना। ये देखिए मैं अंडरलाइन करके बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है, द previously choices during JOSA 24 round, if any, stand null and void, and hence will not be able to consider allotment receivable special round. Advice to carefully fresh choices and then frequently. समझ में आ गया है? मोटा मोटा कहने मतलब ये है कि CACB के अंदर जो आप चॉइसेस आप फिल करने वाले हो, वो आपको न्यू फ्रेश चॉइसेस फिल करनी है। जोसा वाली जो चॉइस आपने फिल की थी वो अब वॉइड और नल है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। जोसा में जो आपने चॉइस फिल करी थी वो खाली चली गई, उसको आप नहीं ध्यान देना, उसकी तरफ नहीं देखना। तो आपको एज ए न्यू कैंडिडेट एज अ फ्रेश चॉइसेस इस जोसा में CACB में फिल करनी है। जोसा वाला गया जो गया, जोसा की कोई चॉइस अब काम नहीं आएगी, जोसा कुछ काम नहीं आएगा, ये आपको सब कुछ नया फिल करना है, ठीक है ना। ये चीज आप मोटा मोटा लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। और बाकी आगे बढ़ते हैं। वो सब चीजें, वैकेंट सीट मैट्रिक्स डिस्प्लेड एंड टेंटेटिव लिखा हुआ भी यहाँ पे। वैकेंट सीट जो देखा ओनली टेंटेटिव, मैंने जो भी आपको बोला था। एडिशनल वैकेंट सीट्स भी मे बी अवेलेबल एट लेटर स्टेज ऑफ काउंसलिंग, देयरफॉर कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फिल द चॉइस ऑफ सीट्स रिस्पेक्टिव वैकेंट सीट्स। ये जो बोला वो का भी पॉइंट यहाँ लिख रखा है कि वैकेंट सीट जो आई वो टेंटेटिव है, उसको देकर चॉइस फिल नहीं करनी है। बाद में लेटर स्टेज मतलब CACB के राउंड 1 के बाद भी और सीट वैकेंट होगी जो अभी नहीं है, तो कैंडिडेट को ये बोला जाता है, एडवाइस किया जाता है कि आप अपने चॉइसेस को वैकेंसी स्टेटस देख के फिल ना करें, अपने हिसाब से पूरे पूरे सबकी सब चॉइसेस को फिल करें, याद रखें। इसको फिर से जोड़ दिया गया आपको, ठीक है। बाकी लगभग चीज वही है। स्पेशल राउंड में अपन वही बता रहे, फर्स्ट राउंड के अंदर क्या करना है। अच्छा, ये फ्री फ्लोर साइज सेलेक्ट करना है, ये अपन फर्स्ट राउंड जब आएगा तब वापस समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूं मैं। एक है हमारे पास, वो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पास करना होगा फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद का पॉइंट है ये, ठीक है ना। स्पेशल राउंड फिजिकल वेरिफिकेशन, जस्ट वेट एक मिनट, यस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यस इसमें आते अपन ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आता है, राइट। अपन आते हैं किसमें भैया, ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आता है, ठीक है। तो अगर ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझने जरूरी है, ठीक है। 12th पासिंग एडजस्टमेंट, आई थिंक कुछ 2-3 पॉइंट्स थे यहाँ पर जो मुझे आपको बताने हैं। यस ये वाले ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो अपन पहले देख रहे थे वही वाले पॉइंट थे, आई थिंक ये वाले अपन पहले देखे थे ना। इसमें और पॉइंट्स कवर कर देते हैं कि आपको चॉइसेस वगैरह वो समझ गए आपके ने, मतलब कि आपको फ्रेशली फिल करनी और आपकी पहले की चॉइसेस कुछ मानी नहीं जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट यहाँ कंप्लीट है। उसके बाद बोला कि आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट फिल द चॉइसेस ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ एनआईटी सिस्टम एलिजिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूट देम। ये पहला पॉइंट का मतलब लिखा है कि आपकी सबकी सब चॉइसेस आपकी स्क्रीन पे दी जाएगी। ऑलरेडी मैं ये पॉइंट पे डिस्कस कर चुका हूँ कि सबकी सब जो चॉइस आपके जो स्क्रीन के ऊपर आएगी, सबकी सब चॉइस सबके सब कॉलेज के नाम आएंगे, ठीक है ना। तो सबके सब कॉलेज को फिल करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता वैकेंसी से, ठीक है। और वैकेंसी लिस्ट जो दिखाई गई है वो जस्ट एक टेंटेटिव है, आपको ये मैंने बता ही दिया है।
कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड एडमिशन जोसा 24 एलिजिबल। ये देखो, जिसने जोसा के अंदर जिसको सीट मिल गई है वो भी एलिजिबल है किसमें, सीएससीबी में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैंने आपको एक लाइन में बोल दिया था पहले कि जो सीएससीबी में सबके सब तरह के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता जोसा में आपको सीट मिली है चाहे नहीं मिली है। अब ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ। दो स्टूडेंट जो कि जोसा में जिनको सीट मिल चुकी है, जो पार्टिसिपेट सीएससीबी में तो कर सकते हैं। Such candidates, while retaining currently allotted seat, also required to fill their choices of seat afresh। मतलब कि जिसको जोसा में सीट मिल गई है, क्या भैया हमारे पास तो सीट ऑलरेडी है जोसा में, अब हम सीएससी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या हमको सीएससीबी में सबकी सब चॉइसेस फिल करनी पड़ेगी? तो हम क्या वो वाला कॉलेज भी फिल करना पड़ेगा जो हमको जोसा में सीट मिल गई है? तो इसका आंसर है नहीं। एक्चुअली में हो क्या, सिस्टम के अंदर आपका पूरा रिकॉर्ड है, तो जोसा के अंदर जो सीट आपको मिल गई है वो ऑटोमेटिकली आपको उसके अलावा बाकी की जो चॉइसेस आपको वो दिखाई जाएगी, वो वाली चीजें आपको नहीं दिखाई जाएगी जो आपको मिल चुकी है, वो तो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है ना। तो बाकी की जो अलॉटेड जो बाकी की चॉइसेस है वो आपको वहां पर शो होगी, तो आपको वो बाकी चॉइसेस फिल करनी है, ध्यान दूंगा, ठीक है, अलग से नई वाली चॉइस फिल करनी है। उसके अलावा जो आपको सीट मिल चुकी है उसके अलावा ऑल वैलिड चॉइसेस विल बी शोन टू कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द लास्ट सिक्योर्ड सीट एट एनआईटी सिस्टम। ये देखो, आपकी जो लास्ट सिक्योर्ड सीट है उसके अलावा बाकी जो वैलिड चॉइसेस है आपको दिखाई जाएगी, शो होगी, ठीक है ना, वो आपको फिल करनी है। The last secured JOSA seat will automatically be considered as the last choice for seat allotment। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, राइट। पहला पॉइंट ये वाला हो गया, यहाँ से लेकर कहाँ से, ये वाला हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये देखो, द लास्ट secured JOSA seat will automatically be considered as the last choice for seat allotment। मतलब कि आपकी जो लास्ट जोसा वाली सीट है वो ऑटोमेटिकली क्या है, आपकी चॉइसेस की सीएससीबी के अंदर लास्ट चॉइस मानी जाएगी, बिकॉज आप अच्छे के लिए ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हो ना सीएससीबी के अंदर, अच्छे के लिए कर रहे हो, मतलब जो आपको जोसा में सीट मिली है उसको आप अच्छी नहीं मानते हो तो उसको अपन लास्ट, ये लोग उसको लास्ट चॉइस मानेंगे, डेफिनेटली बात है। तो उससे आप चॉइस जो फिल करोगे वो हमेशा क्या होगी, उससे ऊपर वाली ही होगी, उससे क्या होगी, ऊपर वाली सीट ही होगी, राइट। तो उससे के लिए आपको कोई टेंशन वगैरह नहीं लेनी है, आपको उस वाली सीट को तो रहेगी, उससे ऊपर वाली जो चॉइस फिल करोगे उससे ऊपर वाली सीट मानी जाएगी आपके ऑर्डर के अनुसार। तो आपको जो चॉइसेस जो सीएससीबी में अगर सीट मिलती है तो आपको उससे ऊपर अपग्रेड वाली सीट मिलती जाएगी जो आप चॉइस फिल करोगे। तो इस जो सीट है जोसा की उसको ऑटोमेटिकली नीचे वाली सीट मानी जाएगी, नीचे वाली चॉइस मानी जाएगी, कहने का मतलब समझ गए, ठीक है। द विलिंगनेस ऑप्शन फिर आप फ्लोट, स्लाइड, फ्रीज एक्सरसाइज बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग जोसा राउंड स्टेट नल एंड वॉइड। जो आपने पहले जो भी चॉइस किए थे, जब जो भी चूज किए थे जो ऑप्शन, चाहे फ्रीज था, चाहे फ्लोट था, चाहे स्लाइड था, वो सब कुछ नहीं माना जाएगा, वो सब नल एंड वॉइड हो गया, उसकी कोई मान्यता नहीं रही है। अब सीएससीबी के अंदर आपको फिर से नया ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे, फ्रीज के, फ्लोट के, स्लाइड के, अगर आपको सीट मिल जाती है, राइट। वो सब चीजें हमें बताई गई है, ओके। उसका लिखा है कैंडिडेट मस्ट लॉक द चॉइस ऑन और बिफोर लास्ट चॉइस फिलिंग। ये बताया गया कि कैंडिडेट को ऐसा है कि आपको ना लास्ट डेट, जैसे मैंने बताया था ना, लास्ट डेट क्या है, अप्रोक्सीमेट 3 अगस्त दी गई, तो 3 अगस्त शाम को 5 बजे से पहले तक आपको चॉइसेस लॉक करनी है। अगर आप चॉइसेस लॉक नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, तो एटलीस्ट आप चॉइसेस कम से कम फिल करके तो रख देना अभी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही, भूल मत जाना, छोड़ मत देना कि बाद में कर देंगे, नहीं, एटलीस्ट चॉइसेस को फिल करके रख देना। आप चॉइसेस को फिल करके रख दोगे, अगर लॉक नहीं भी करोगे ना, उसके चॉइसेस को लॉक करनी पड़ती है, नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिकली 3 तारीख के बाद जो ऑटोमेटिकली चॉइसेस लॉक हो जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप एटलीस्ट चॉइसेस को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने बताया वो क्या बताया कि वंस लॉक्ड, एक बार चॉइसेस लॉक होने के बाद वो एडिट नहीं हो सकती, याद रखिए। चॉइसेस एक बार लॉक होने के बाद चॉइसेस एडिट नहीं हो सकती है, एक बार लॉक होने के बाद चॉइसेस एडिट नहीं हो सकती, याद रखिए, उसको फिर आप एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला क्या है कि आपको once locked choices will be not candidates willing to edit the choices may be submitting an online request CC portal before the filling deadline। अगर आपको चॉइसेस एडिट भी करनी तो आपको क्या सीसीबी के वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन के आपको जो पोर्टल के ऊपर एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, तो यार ये सब करना ही क्यों है, अपन को सोच समझ के चॉइसेस फिल करनी है, ठीक है। उसके अलावा बाकी ये सब चीज़ कहा गया है, फिल द एटलीस्ट 1 चॉइस। अभी बता कि आपको एटलीस्ट एक चॉइस तो डालना पड़ेगा ना चॉइसेस के अंदर। मैं तो कह रहा हूँ आपको सबके सब कॉलेज डालने, पर लेकिन ऐसा मत करना कि चॉइसेस डालना भूल गया फिर कुछ डाला ही नहीं, तो फिर वो काउंसिलिंग लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली काउंसिल से बाहर हो जाओगे। तो एटलीस्ट एक कॉलेज तो चॉइस में होना चाहिए, ठीक है ना, या फिर जो भी आपके रैंक के अनुसार सबके सब कॉलेज को फिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आप जो प्रिंट आउट है रहेगा उसको, सॉरी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के रखें, और आपकी जो चॉइसेस आप फिल करोगे ना उसका भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो, तो सबकी सब चॉइसेस का प्रिंट आउट निकाल के रख लिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये रहा स्पेशल राउंड 1 के बाद क्या करना आपको बता रहेगा। तो यार ये सब कुछ हमारे पास किसके बारे में, कुछ एक्सप्लेनेशन के बारे में जो कि आपको बताना था। अब बात करता हूं मैं चॉइस फिलिंग के बारे में कि आपको चॉइस फिलिंग किस हिसाब से करनी है, उस सीक्वेंस को भी आपसे उस हिसाब से रखना है, ठीक है। अब देखो यार, सबसे पहली चीज हमारे पास पता है आपको एक एनआईटी एक्स्ट्रा आ गई थी जिसका नाम था कौन सी, एनआईटी रूरकेला,
अगर आपको पता हो, इसको नहीं पता हो तो बताया तो मैं। एक एनआईटी, सॉरी रौरकेला नहीं, एनआईटी कुरुक्षेत्र, आर्किटेक्चर जो है एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर एक्स्ट्रा आ गया था। एक एनआईटी थी, कौन सी, एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है ना कि आर्किटेक्चर नया आया था, इस साल से आया है, फर्स्ट ईयर ही इसका। तो इसको अपन एज इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे। आई थिंक मैंने पहले जोसा के टाइम बताया भी था आपको। तो जो आपको रखना है ना सीक्वेंस, वो थोड़ा सा आप इस टाइप से रखोगे। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आप क्या डालोगे, ऊपर सबसे पहले डालोगे SPA दिल्ली, देन NIT ट्रिची, देन SPA भोपाल। SPA दिल्ली, NIT ट्रिची ऊपर आती है, NIT के अंदर NIT ट्रिची सेकंड नंबर पे, नंबर थर्ड के ऊपर SPA भोपाल। SPA भोपाल और NIT ट्रिची को आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने अनुसार, बिकॉज SPA वैसे इसके अंदर सबके अंदर कोई कैटेगरी का तो इशू है ही नहीं। इसके अंदर सबके अंदर कोई होम स्टेट वगैरह कोई ऑल इंडिया रैंक नहीं होगा। यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक ही चलेगा, होम स्टेट या अदर स्टेट नहीं होगा। सभी कॉलेजेस के अंदर मैं आपको पहले बता दूँ, सभी कॉलेजेस में यहाँ पे CSAB के अंदर आपकी CRL कॉमन रैंक लिस्ट ही देखी जाएगी एडमिशन के लिए। तो आप उस हिसाब से अपनी चॉइस फिल करनी है और वही रैंक देख कर आपको कंसिडर करना है, ठीक है। NIT ट्रिची, SPA भोपाल, देन MNIT जयपुर, देन NIT कैलिकट, NIT राउरकेला। NIT कैलिकट राउरकेला को आप शिफ्ट आपस में शिफ्ट वगैरह कर सकते हो ऊपर नीचे। बाकी देन SPA विजयवाड़ा 7 नंबर पे, देन 8 नंबर पे VNIT नागपुर, 9 के ऊपर MNIT भोपाल, 10th पे IST शिवपुर, देन 11 पे NIT हमीरपुर, देन 12 पे NIT रायपुर, देन 13 पे NIT पटना, देन 14 के ऊपर आप बात करेंगे तो जो NIT रह गई थी NIT कुरुक्षेत्र, राइट, वो आप रख सकते हैं कुरुक्षेत्र। और चाहे तो आप NIT कुरुक्षेत्र को अगर आप पहले प्रेफर देना चाहते हो तो NIT कुरुक्षेत्र को आप जस्ट IIST शिवपुर के बाद भी रख सकते हैं। IST शिवपुर का मैंने नाम लिया था 10 नंबर पे, तो आप 11 के ऊपर NIT कुरुक्षेत्र कर सकते हैं, देन 12 के ऊपर NIT हमीरपुर, 13 पे NIT रायपुर एंड 14 पे NIT पटना, ये भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बाकी NIT कुरुक्षेत्र को मतलब 10 के बाद ही रखना है आपको, 10 से ऊपर मत रखना, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट 15 पे आ जाएगा बिट मेजरा रांची, देन 16 के ऊपर आ जाएगा मिजोरम यूनिवर्सिटी मिजोरम, एंड 17 पे आ जाएगा कौन सा, SMVDU कटरा, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा जम्मू कश्मीर। तो ये कुल मिलाकर 17 कॉलेजेस जो यहाँ पर भी रहेंगे, जो कि जोसा में भी थे, ठीक है। तो ये हमारे सीखे थी भैया चॉइस फिलिंग के बारे में। तो ये हमने समझा किसको होगा कि भैया चॉइस फिलिंग हमको कैसे करनी है, ठीक है ना। तो ये आपको चॉइस फिलिंग अपने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते लास्ट में, वो है कट ऑफ के बारे में। मैं जल्दी से कट ऑफ बता दो क्या रहेगी। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, आधा घंटा पहुंचने वाला है, ठीक है। तो कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कि ये कट ऑफ की क्या रबर रबर रहने वाला है। देखो कट ऑफ का ऐसे मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि आप CCB में कट ऑफ का जब भी देखते हो ना, कट ऑफ हमेशा ना डाउन रहती है, और कट ऑफ कुछ भी हो सकता है। CCB जस्ट एक होता है ना, वो आपने नाम सुना होगा, अपन जो गैम्बलिंग जो जुआ खेलते हैं, जुआ जुआ मतलब क्या है कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, मतलब किस्मत के हिसाब से। तो CCB जस्ट लाइक किस्मत, ठीक है। आपकी किस्मत है यार, अगर आपकी रैंक ठीक ठाक भी है ना, तो बोलूंगा अगर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर फीस वगैरह भी अफोर्ड कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तो आप करो पार्टिसिपेट, आपकी सीट आ भी सकती है। एज ए ऑप्शन के लिए आप दूसरी जगह नाटा एग्जाम दिया या फिर आप दूसरी जगह अप्लाई करो, डेफिनेटली आपको अप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन आप जरूर यहाँ पर अप्लाई करें CCB के अंदर। एक्चुअली में है कैसे, अगर मैं NIT की बात करता हूँ, मैं क्या कैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1-2 NIT ले लेते हैं। MNIT जयपुर की बात कर लेते हैं। अब जयपुर के अंदर क्या है ना, आप चाहे कोई सी भी NIT देख लो, चाहे कोई सी भी SPA देख लो, EWS कैटेगरी की कट ऑफ अधिकतर डाउन जाती देखी गई। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है ना, अप्रोक्सीमेटली ऑल इंडिया कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 3,500 कट ऑफ जाती है। कितनी, 3,500 के आसपास, 3,500 के आसपास। बाकी OBC के अंदर 1,000 के आसपास रहती है, और ओपन कैटेगरी के अंदर 700 से लेकर 800 के आसपास इतनी कट ऑफ डाउन रहती है। बाकी अपन अदर स्टेट की बात करते हैं तो ओपन के अंदर 700 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के अंदर 12,000 के आसपास। अदर स्टेट के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 12,000 के आसपास जा सकती है MNIT जयपुर, वो भी गई है लास्ट ईयर। OBC के अंदर कितनी, 1,700 से लेकर 1,800 के आसपास, मतलब 2,000 के आसपास। बाकी ST के लिए कितनी है, सोच कर देखो, ST SC कैटेगरी के लिए 30 to 35,000 तक जाती है। ये सोच नहीं सकता कोई। ये क्यों होता है पता है, 35,000 क्यों होता है? जोसा के अंदर तो नहीं जाती इतनी यार, SC ST के लिए, बाकी कोई सी भी कैटेगरी मान लो, पर ये CCB में क्यों चली जाती इतनी? CCB में इसलिए जाती है बिकॉज मैंने आपको कहा ना वही बात, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि राउंड नंबर 1 और 1 के बाद क्या करते हैं, सीट छोड़ देते हैं, जिनकी टॉप रैंकर्स होते हैं। तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं, अगर उनके इच्छा नहीं होती, कुछ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं छोड़ने के। हो सकता है चाहे उनके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आई इसलिए छूट गया हो, या फिर उन्होंने खुद ने छोड़ दियो, या फिर उन्होंने कोई स्ट्रीम चेंज कर लिया, या फिर कॉलेज चेंज कर लिया, उन्हें कुछ भी होता है, तो उनकी सीट खाली होती ना, तो उस समय एट अ टाइम जो भी अवेलेबल हो ना, उसको सीट मिल जाती है। मतलब उसके अंदर भी देखा, लेट से मान लो अगर कोई सीट खाली रहती है OBC की, लेट से कुछ OBC के अंदर कोई जिसकी रैंक थी 100 या 50 के आसपास थी ऑल इंडिया रैंक, उसने कोई सीट छोड़ दी टॉप कॉलेज की। अब है क्या, उस OBC की सीट के ऊपर अब CCB में ओनली है ही SC ST वाला ही पार्टिसिपेट करने के लिए। या फिर OBC के अंदर बात करूँ तो ऐसा OBC वाला बच्चा है
SC ST को छोड़ो, ऐसा ओबीसी वाला बच्चा है जिसकी रैंक ही 35,000 है और कोई बच्चा ही नहीं है, तो भैया सीट तो उसको मिलेगी ना, चाहे बीच में कोई, क्योंकि बीच में तो कोई है ही नहीं, एक ही बच्चा है बस जिसने SC में पार्टिसिपेट किया है, या फिर उस समय वो एलिजिबल या फिर उस समय वो अवेलेबल है सेकंड राउंड तक, तो सीट तो उसको मिलेगी, बिकॉज उसके अलावा कोई बच्चा ही नहीं, और देनी उनको ओबीसी वालों को ही ओबीसी की सीट, तो ये हो जाती है कि क्या, तो फिर वो बोली कोई सा भी रैंक हो उसको मिल जाती है। तो कहने का मतलब समझ रहे हो आप, हमको उस समय अवेलेबल होना जरूरी है जिस समय ये सीट मिल रही होती है। अगर कोई टॉपर या कोई भी स्टूडेंट छोड़ देता है तो वो नीचे रैंक वालों को मिल जाती है, अगर उसके बीच में कोई नहीं है तो। ये होता है CSB में खेल, राइट। तो ये सिस्टम है। बाकी अदर स्टेट के लिए देखोगे तो ऐसा कुछ रहेगा। MNIT भोपाल देख लेते हैं, भोपाल के लिए भी सेम ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए ओबीसी के लिए 1500 के आसपास जाती है, 1500 के आसपास, जो कि कभी जाती नहीं जोसा के अंदर। तो बाकी अदर स्टेट के लिए देखेंगे तो ओपन कैटेगरी 1000 के आसपास ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के लिए 37,000, अब बोलो आप, लास्ट 35,000 के आसपास गई थी ईडब्ल्यूएस के, अदर स्टेट के लिए 35,000। अब इसका मतलब यही होगा कि ईडब्ल्यूएस वाला स्टूडेंट ऐसा कुछ होगा जो कि इसने सीट छोड़ी होगी वहाँ जोसा से, और एक ईडब्ल्यूएस ऐसा स्टूडेंट बैठा होगा वहाँ पर 35 या 36,000 रैंक लेकर CSB के अंदर, जिसको सीट दे दी होगी, बिकॉज उसके बीच में कोई स्टूडेंट ही नहीं था जिसने CSB में पार्टिसिपेट किया। ये पूरा खेल चलता है इनका, समझ गए। बाकी ओबीसी के लिए 2500 के आसपास, SC के लिए 7,500 के आसपास। बाकी NIT कैलीकट की बात करते हैं तो देखो ये लगभग ओबीसी जितनी भी NITs है ना, जो भी कुल मिला के 10 NIT मैंने अभी नाम लिया, तो 10 NIT के लगभग ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कट ऑफ, लगभग यही कट ऑफ रहती है आसपास 10 के 10 NIT की, ठीक है ना। जैसे ईडब्ल्यूएस के अंदर सेम 1000-1500 के आसपास जा सकती है, बाकी ओपन कैटेगरी के लिए 500 से के आसपास 1000 के आसपास जा सकती है। बाकी ये अदर स्टेट के लिए है। बाकी ऑल इंडिया के लिए जो है मैंने ईडब्ल्यूएस के लिए आपको बताया, ईडब्ल्यूएस की कितनी जा रही है ना, 1000 के आसपास जा रही है ईडब्ल्यूएस के लिए, 35,000 3,000 से लेकर 4,000 के आसपास जा रही है ऑल इंडिया कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी अदर स्टेट के लिए ईडब्ल्यूएस जो है वो 12,000 या 15,000 के आसपास भी जा सकता है, ठीक है ना, ये भी हो रहा है। बाकी अच्छा अब एक नजर डाल लेते हैं भैया, जितनी भी SP है ना, मैंने बोला SP दिल्ली, SP भोपाल, SP, इनमें क्या होता है, इनमें देखो, इनमें काफी सारे बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे थे। देखो SPA का भोपाल और विजयवाड़ा इनका भी कोई भरोसा नहीं है, पर लेकिन इनमें ज्यादा डाउन तो नहीं जाएगी भैया। अपन बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए ओपन कैटेगरी, तो जोसा के अंदर तो यार ओपन कैटेगरी की लगभग क्या है कि अगर देखें ना SP दिल्ली के लिए तो वही 250-300 से ऊपर नहीं जाती है, पर यहाँ CSB में आते आते 500-600 तक चली जाएगी, बिकॉज होता क्या है ना, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि SP दिल्ली जैसे कॉलेज के लिए तो बैठे रहते हैं, उसके लिए तो कंपटीशन रहता है टफ, और यहाँ पर सीट्स भी बहुत मुश्किल से खाली रहती है। अगर आप वैकेंसी में जाकर देखोगे ना SP दिल्ली की, उसमें दिया हुआ है तो मात्र OBC SC ST या एक मतलब 1 या 2 सीट्स खाली है मात्र, इसीलिए तो उसमें सीट भी कम खाली होती है, बिकॉज वो टॉप कॉलेजेस है यार, इसीलिए। पर लेकिन याद रखना आपको कि उसमें लोअर कैटेगरी वालों को फायदा मिलता है, लोअर कैटेगरी SC ST वालों को क्यों मिलता है, बिकॉज लास्ट ईयर है ना SPA दिल्ली की, सुनना ध्यान से, लास्ट ईयर SPA दिल्ली की ST कैटेगरी की 10,000 पे क्लोजिंग रैंक हुई थी, 10,000 वालों बच्चों को सीट दे दी थी इन्होंने, क्योंकि ST कैटेगरी का उस समय अवेलेबल नहीं था CSB के अंदर, जिसने सीट छोड़ी थी उसके बाद, तो उसके बाद CSB सीट छोड़ने के बाद सीधा 10,000 वाला अवेलेबल था, तो उसको सीट मिल गई ST कैटेगरी में, राइट। तो ये कभी कभी SC ST और EWS के अंदर तो कभी कभी डाउन चली जाती है। बाकी OBC और ओपन की 1000-1500 तक जा सकती है, ठीक है ना, पर SPA दिल्ली के अंदर तो थोड़ा सा 1000 के अंदर अंदर ही रहेगी, ठीक है ना। बाकी भोपाल और विजयवाड़ा की बात करूँ तो SP भोपाल SP विजयवाड़ा, तो इसके अंदर ओपन कैटेगरी की सेम 500-1000 के आसपास सेम रहेगी। बाकी EWS के अंदर 5000 के आसपास जा सकती है, और OBC के अंदर हमारे पास 1200 से लेकर 1500, 1200 से लेकर 1500 के आसपास। बाकी SC के लिए बात करूँ तो 5000 से लेकर 6000 के आसपास, इतनी ज़्यादा जाती है। और ST के लिए सेम मतलब नहीं, इसके बहुत ज़्यादा जाती है, 15,000 से लेकर 19,000, 18,000, 19,000 के आसपास चलेगी, तो इतना भी हो सकता है। तो SC ST वालों के लिए बहुत ज़्यादा कम जाने के चांस रहते हैं। SC वालों के लिए मान लीजिए 4-5 हज़ार के आसपास मान लो, ST वालों के लिए 10,000, 15,000 के आसपास मान लो। बाकी EWS के लिए 4,000, 5,000 के आसपास। बाकी OBC एंजल के लिए 500 से 1,000 के आसपास, और ओपन के लिए सेम 500 के आसपास एवरेज। तो ये कुछ मोटा मोटा आइडिया रहता है, ठीक है, कट ऑफ का। बाकी कटरा जम्मू कश्मीर के लिए भी सेम, ओपन के लिए 4,000 के आसपास। कटरा की तो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी ऑल इंडिया लास्ट ईयर, 4,000 के आसपास चली गई थी। OBC के लिए 10,000 के आसपास चली गई थी। SC ST के लिए 17,000, 18,000 के आसपास चली गई थी। तो कटरा के लिए तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा स्कोप रह जाता है CSB में। तो ये चीज़ है, तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें यार। अगर आप ये है कि भाई हमको JEE के थ्रू ही एडमिशन लेना, हमने नाटा एग्जाम ही नहीं दिया, या फिर हमको सेंट्रल कॉलेजेस, क्योंकि ये सब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है, तो हमको यहीं जाना है, तो वो आपकी चॉइसेस है, राइट। तो ये सब कुछ रहेगा। बाकी ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, खत्म करते हैं आज की वीडियो को। उम्मीद कि आपको सब कुछ डाउट्स क्लियर है, और जिसने पूरी वीडियो देखी डेफिनेटली बात है वो काउंसलिंग बहुत अच्छा कर पाएगा, बिकॉज उसके सभी डाउट्स उसके क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अपने आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर उसको करने का ट्राई करेंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।